हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स आजाद। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चैप्टर एटम का एक वन शॉट डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसमें रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट से लेके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेदर इट इज लाइमन, बामा, पास्टन, ब्रैकेट, प्रीफन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस विथ डिटेल्ड डेरिवेशन ऑल्सो जो हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड ऑल्सो जो डायग्राम हमें रिक्वायर्ड है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बिफोर वी स्टार्ट, मेरे पास एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। जो भी स्क्रीन पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नोट्स जो है, इसका मैंने एक पीडीएफ कंपाइल किया है एंड आई रियली वांट टू शेयर विथ यू। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन द पीडीएफ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर द नोट। आई विल लेट यू नो अ वे जिसके थ्रू मैं आपसे ये पीडीएफ को शेयर कर सकता हूँ। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको अकेले रदरफोर्ड ने नहीं किया था। 1911 में रदरफोर्ड एंड उनके दो एसोसिएट एच गाइगर एंड ई मार्सडेन, इन दोनों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो कभी कभी इसको गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आए गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब है हमें रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को ही एक्सप्लेन करना है। ओके, तो वी शुड कीप इन माइंड इसका दो नाम है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल यूज हुआ था वो हमारा ऑफ कोर्स अल्फा पार्टिकल यूज हुआ था। अल्फा पार्टिकल होता क्या है उसको समझ लेते हैं। न्यूक्लियस होता है वो हीलियम एटम का। हीलियम यानी कि जो हाइड्रोजन के बाद पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड एटम है, उसके न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस यानी उसका दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। तो अब इसमें दो डेटा जो हमें अल्फा पार्टिकल के बारे में याद रखना है, वो है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इस एक्सपेरिमेंट में आया कहाँ से? तो उसका जो सोर्स है, अल्फा पार्टिकल सोर्स, वो एक रेडियो एक्टिव सैंपल है बिस्मथ का। बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिससे कॉन्टिन्यूसली अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं। तो उसी को एज अ अल्फा पार्टिकल सोर्स बना के यहाँ पे यूज़ किया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अब हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक वैक्यूम चेंबर है। वैक्यूम इसलिए बनाया है ताकि जो डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व हों वो हमें श्योर हो कि गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम है उसी के कॉन्फ़िगरेशन से डिफ्लेक्शन हुए हैं, ना कि एयर मॉलिक्यूल या एयर पार्टिकल की वजह से। तो वैक्यूम एक क्रिएट करना ज़रूरी था, तो एक वैक्यूम चेंबर इन्होंने क्रिएट किया। लेड ब्लॉक रखने का क्या रीज़न है? बिकॉज़ लेड जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जो भी रेडिएशंस निकले वो सामने की डायरेक्शन में निकले। तो इसको एक लेड ब्लॉक जो कि सामने की डायरेक्शन में ओपन है, इस तरीके से इसमें रख दिया। यहाँ पे इस जगह पे रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ कोर्स रखा है जो कि हमारा बिस्मथ है। और भी सोर्सेज होते हैं, बिस्मथ के एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया है। एक कॉलीमेटर जो है वो रखा है। कॉलीमेटर बेसिकली इस बीम को एकदम फाइन करेगा ताकि वो स्ट्रेट जाके गोल्ड फॉइल पे हिट करे। गोल्ड फॉइल जो यहाँ पे यूज हुआ है उसकी थिकनेस जो है वो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के अप्रॉक्स होती है। मतलब बहुत ही फाइन फॉइल यूज हुआ है। ओके, ये गोल्डी फॉइल, इसका यूज करने का एक रीजन ये भी, गोल्ड फॉइल बहुत ज्यादा मेलेबल होता है, उसको थिन शीट्स में या फॉइल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे हम थिकनेस देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल ऑर्डर की है, -7 ऑर्डर की है। ओके, तो उसको यहाँ पे लगाया गया। ओके, अब ऑब्जर्वेशन में देखा क्या गया कि जब ये अल्फा पार्टिकल आके हिट किया तो ज़्यादातर पार्टिकल तो स्ट्रेट चले गए। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो समवॉट एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, 90 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट हुआ। और कुछ ऐसे बहुत रेयर केस में ऐसा पार्टिकल है जो सामने जा रहा था और वो रिटर्न भी कर जा रहा था। ठीक है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को जब डाला गया तो मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट या मिनिमम एंगल पे गए, कुछ पार्टिकल थोड़े ज़्यादा एंगल पे, कुछ पार्टिकल रिटर्न कर गए। उसका डिटेल तो अभी हम लोग देखेंगे भी। अब जो डिटेक्टर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हुआ था उसमें दो चीज़ यूज़ हुई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन एंड माइक्रोस्कोप। ये जो सारा डेटा है ना, इसी को अगर हम लोग पाइल अप करके वर्ड्स में मेंशन करेंगे, विल गेट अ नाइस पैराग्राफ और एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आराम से बोर्ड में बनाया जा सकता है अगर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड साथ में माइक्रोस्कोप एक यूज हुआ था टू डिटेक्ट द एनी फ्लोरोसेंट ग्लो जो आ रहा था, जिससे ये पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली कितने एंगल पे कहाँ पे हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें कि वहाँ पे ऑब्जर्व क्या हुआ, तो ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली कोई एक्सपेरिमेंट अगर साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो
मोस्ट ऑफ द केस में वहाँ पे कोई ग्राफ बनेगा। ग्राफ यहाँ पे जो बना वो स्कैटरिंग एंगल थीटा वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड। हम लोग स्कैटरिंग एंगल थीटा को यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है स्कैटरिंग एंगल थीटा इसका, और कितने पार्टिकल उस पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर हुए हैं उसको एन थीटा से रिप्रेजेंट किया। इसके बीच में एक ग्राफ है, ये ग्राफ भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अगर गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट में थीटा वर्सेस एन थीटा का ग्राफ पूछ ले तो यही बनाना है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ पूछ ले तो यही बनाना है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब यहाँ पे एन थीटा हमारा जो है, एज आई ऑलरेडी मेंशन, नंबर ऑफ पार्टिकल जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर हुए, ठीक है, वो, और थीटा हमारा स्कैटरिंग एंगल डिग्री में 10, 20, 50, 100, 180 डिग्री तक का ये पूरा एक वेरिएशन। देखा ये गया कि ये जो है जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, कम एंगल पे तो 10 टू द पावर 7 हंड्रेड्स ऑफ लैक्स के ऑर्डर में जो पार्टिकल है, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर डिफ्लेक्शन के साथ पास हो जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भाई ज्यादा एंगल पे कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो पार्टिकल की संख्या है ना वो कम होती जा रही है, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती जा रही है। और हम लोग 100 के ऊपर जैसे ही जाएँ तो फिर कुछ 100,000 में या उससे भी कम पार्टिकल हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? आउट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ पार्टिकल्स जो वहाँ पे हैं, उसमें से बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकल हैं जो कि हाई एंगल पे स्कैटर कर रहे हैं। तो ये ग्राफ से हमें इतना तो आइडिया लग गया। अब क्या-क्या इस ग्राफ से फाइनल फैक्ट्स रिवील हुए हैं, उसको एक जगह देख लेते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवील फ्रॉम द ग्राफ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ज्यादातर पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट, और अगर वो डिफ्लेक्शन सफर भी कर रहा है तो वो मिनिमम डिफ्लेक्शन सफर कर रहा है। ये बात ग्राफ से कैसे रिवील हो रही है, हम देख सकते हैं कि ना के बराबर डिफ्लेक्शन जो है वो 10 टू द पावर 7 ऑर्डर के पार्टिकल जो हैं वो मतलब उनके साथ बिल्कुल मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम पार्टिकल या तो सीधे चले जा रहे हैं या डिफ्लेक्शन हो भी रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। सेकेंड बात ये देखा गया कि अबाउट 8000 में एक पार्टिकल, तो 8000 पार्टिकल अगर हम डाल रहे हैं तो उसमें एक पार्टिकल, ये एक रफ डेटा है, वो अबाउट 1 इन 8000 पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर, यानी 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल पे बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और ओकेजनली, बहुत रेयरली ऐसा हो रहा है कि एक एक ऐसा अल्फा पार्टिकल हो रहा है जो रीबाउंड हो जा रहा है, ओके, रीबाउंड गोल्ड फॉइल की तरफ आ रहा है और एग्जैक्टली 180 डिग्री पे रिटर्न चला जा रहा है, ठीक है, विच मीन्स कि वो समवॉट स्ट्रेट आ रहा है ऐसे एंड देन फिर रिटर्न हो जा रहा है, ओके। और ये बहुत रेयर केस में, बहुत ही मिनिमम पार्टिकल ऐसे आउट ऑफ ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल जो है वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने पॉइंट्स में देख लिया। अब इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले जो कि अल्टीमेटली उनके मॉडल के रूप में आए। कंक्लूजन पहला क्या निकला कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, ठीक है, तो अगर वो कोई अल्फा जैसा हैवी पार्टिकल है, ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन, वो अगर स्ट्रेट पास हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्पेस जो है एटम में वो एम्प्टी होगी, खाली होगी, एटम मोस्टली खाली है। तो पहला प्रपोजल उन्होंने ये दिया जो कि बिल्कुल थॉमसन मॉडल जो हमारा 9th वाला मॉडल है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। वहाँ पे तो पूरा एक फील्ड सा प्लम पुडिंग टाइप ऑफ मॉडल कंसिडर किया गया था। तो रदर थॉमसन मॉडल तो कई रीजंस पे फेल हुआ, ऑफ कोर्स वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया था। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ने एक बहुत ही अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत अच्छा फैक्ट सामने लाया कि एटम में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड ये हो गया कि जो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल्स को हम लोग लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन कह रहे हैं, अगर अगर एज द all the positive charge and the mass of atom is concentrated in a very small region called the nucleus of atom, यानी कि जो पूरा का पूरा जो एटम का जो भी मास है, मास और साथ में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दो चीज के बारे में उन्होंने बताया, पॉजिटिव चार्ज एंड मास। बिकॉज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो अल्फा पार्टिकल का जो भी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है वो पॉजिटिव के वजह से हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल ऑफ कोर्स करेगा। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है हमारे गोल्ड एटम का, गोल्ड के जो भी एटम यूज हुआ है गोल्ड के अलावा, मतलब एक गोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट किया है तो ये पूरी बातें गोल्ड के लिए सीमित नहीं, ऑफ कोर्स एक जनरल ये एटम के लिए पूरी बात हो रही है, ठीक है। तो एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज है और मास है, इसको उन्होंने कहा कि एक बहुत ही स्मॉल रीजन में, वेरी स्मॉल रीजन में वो इकट्ठा है, एंड दैट पर्टिकुलर स्मॉल रीजन इज नेम्ड एज न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओके, न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो कंपैरिजन में रफली अगर हम बात करें कि
एक पूरा स्टेडियम अगर एटम की साइज़ का है तो बीच में रखी बॉल जो है वो न्यूक्लियस के साइज़ की, इस लेवल का एक मतलब एक कंपैरिज़न है, ओके। थर्ड पॉइंट जो देखा गया कि भाई ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, मास हो गया, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस विद चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि सेंटर में तो न्यूक्लियस हो गया, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, किस ऑर्बिट में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर ले रहे हैं, इस बारे में रदरफोर्ड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, और वही अल्टीमेटली उनका एक फेलियर भी आगे निकल के आएगा। उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट अभी बात करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रदरफोर्ड के पूरे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से थे, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जामिनेशन में, सो वी शुड कीप इन माइंड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी मदद से हम लोग न्यूक्लियर रेडियस या न्यूक्लियर साइज को एक एस्टिमेशन, उसका एक एस्टिमेट भी निकालते हैं, ओके। सो इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को हमने m मान लिया, और जिस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से वो चला है, तो स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल जब निकला तो जिस वेलोसिटी से वो आया है उस वेलोसिटी को हम लोग v मान लेते हैं, ठीक है। Now, as alpha particle approaches nucleus, its kinetic energy get converted into potential energy। देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अल्फा पार्टिकल खुद एक चार्ज पार्टिकल है, और हीलियम का जो न्यूक्लियस है, या नॉट हीलियम का न्यूक्लियस, सॉरी, ये गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है। गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है वो भी हमारा चार्ज है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल के करीब आएगा, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा, तो हमें पता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जितना करीब आता जा रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आर कम हो रहा है, एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी पैदा तो नहीं हो रही कहीं से, ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रही है, तो ये ऑफकोर्स स्टार्टिंग में जो उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी, वही जैसे जैसे वो करीब आ रहा है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है कि एज अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द न्यूक्लियस, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बात हो गई। नाउ लेट कर लेते हैं आर नॉट। आर नॉट ही हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो इसको ध्यान से समझना है। लेट कर लेते हैं आर नॉट वो डिस्टेंस है वेयर अल्फा पार्टिकल गेट रिपल्ड एट 180 डिग्री बाय द न्यूक्लियस। क्यों होगा भाई ऐसा? अल्फा पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव है। और गोल्ड का न्यूक्लियस कैसा है? ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफ कोर्स रिपेल करेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद वो फर्दर क्लोज नहीं जा पाएगा, वो रिटर्न करेगा। तो उसी को कह रहे हैं 180 डिग्री का। तो मान लेते हैं करीब आता गया, आता गया, आता गया, आता गया, और न्यूक्लियस से इतना करीब आ गया कि अब इससे करीब नहीं आ सकता, यहाँ के बाद वो रिटर्न कर जाएगा। वो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जहां तक वो आया है, उस डिस्टेंस को आर नॉट कहते हैं, विच इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और बिल्कुल डायग्राम से मीनिंग भी समझ में आ रही है कि क्यों इसको क्लोजेस्ट अप्रोच कह रहे हैं, बिकॉज इससे क्लोज वो नहीं आ सकता, सबसे क्लोजेस्ट पोजिशन पे आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस डिस्टेंस आर नॉट विच वेयर entire kinetic energy of electron gets converted into potential energy is called the distance of closest approach। मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रही है। वाई? पोटेंशियल, पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी खत्म, जीरो, रेस्ट। एक्चुअली हो क्या रहा है, पार्टिकल जब यहाँ आ रहा है और फिर रिटर्न करके इधर जाएगा, इसका मतलब मोमेंटरली इस पोजीशन पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हुई होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी, जैसे बॉल ऊपर हम लोग थ्रो करते हैं, तो बॉल ऊपर जाती, काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसके बाद फिर रिवर्स होता है, पोटेंशियल घटेगी और काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ती जाती। तो ठीक उसी तरीके से पहले यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है, यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई और पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, और फिर उल्टा होगा और ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वही चीज हो रही है, वो डिस्टेंस जहां पे आपकी पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो और 180 डिग्री का जिसके बाद रिपल्शन मिले, दैट डिस्टेंस आर नॉट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं, इसमें कौन सा डेरिवेशन है। और ये डेरिवेशन, मेरा सजेशन है कि डेरिवेशन डेराइव करना बहुत सिंपल है, काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वेट करके अभी फट से हो जाएगा। ये डेरिवेशन का जो रिजल्ट आ रहा है उसको रटने की जरूरत नहीं है। एनी टाइम रिक्वायरमेंट हो, लाइक न्यूमेरिकल कोई आए तो 1 मिनट लगेगा, न्यूमेरिकल में इस डेरिवेशन को मेंशन भी कर देंगे, और ही अच्छा है, ठीक है। तो डेरिवेशन में क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज हम लोग ले लेते हैं, वो 2 ही है, ऑलरेडी डिस्कस। और न्यूक्लियर चार्ज, जो भी न्यूक्लियस हम लोग यूज कर रहे हैं उसको जेड प्लस जेड एटॉमिक नंबर है उसका, ओके। तो 2 चार्ज हो गया हमारा, +2e और +Ze।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने वेलोसिटी v मानी है, मास m माना है, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इनिशियल एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग माने कि वही वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे कितनी है, तो वो u है 1/4πε0, जिसको k बोला है, Q1 Q2 अपॉन R नॉट। Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग के अल्फा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वाली है वो, और पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल वाली है, मतलब ये हमारा इनिशियल वाला है और ये हमारा फाइनल वाला है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से हमें क्या मिला, के अल्फा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के 2z e² अपॉन आर नॉट, जो कि यहाँ से आया। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं आर नॉट को यहाँ पे और ये पूरी चीज को इस तरफ। तो जब करेंगे वी विल गेट के 2z e² और ये वाला 2 भी ऊपर आएगा एंड डिवाइड में एम वी स्क्वायर। ये जो मैंने ग्रीन पार्ट से ऐसे हाईलाइट किया है एम वी स्क्वायर अपॉन में 2, ये एक्चुअली कुछ और नहीं, काइनेटिक एनर्जी है भाई। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होती है। इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो आर नॉट का एक पैटर्न हमें फॉर्मूला ये मिल जाएगा, के 2z e² अपॉन के अल्फा। तो चाहे तो ये वाला फॉर्मूला, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान में रखने वाली एक्चुअली बात ये है कि न्यूक्लियस तो इस एरिया में है। ये एक्चुअली होगा क्या कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूक्लियस को टच नहीं करेगा, और न्यूक्लियस भी कोई बहुत ही एक फिक्स सी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। हायर क्लासेस में ये चीज़ बताई जाती है कि न्यूक्लियस एक्चुअल में एक कोई हार्ड कोर बाउंड्री नहीं है, कोई फेंसिंग वहाँ पे नहीं हुई है। ये थोड़ा सा एक रफ सा एरिया है, एक काइंड ऑफ एक स्मर्जी सा, एक मिक्स्ड एरिया, एक काइंड ऑफ ऐसा एरिया जहाँ धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस घटता चला जा रहा है। तो एक कोई परफेक्ट सा स्फेयर नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है। दूसरी ये कि न्यूक्लियस एक्चुअली जितना भी बड़ा है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से तो छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक है ना, तो अल्फा पार्टिकल पूरा न्यूक्लियस को छू थोड़ी लेगा, उसको टच करके थोड़ी वापस आएगा, उसके करीब तक जाएगा और फिर वहीं से वो रिपेल हो जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली उसके अप्रॉक्स में थोड़ा मोड़ा उसके करीब में रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा उससे छोटा ही रहेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अभी मैं इसको दिखा भी देता हूँ। एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना आर नॉट की, वो है 41.3 फर्मी। देखी गई है कि 41.3 फर्मी अप्रॉक्सीमेटली आ रही। फर्मी कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी, पिको, एंगस्ट्रॉम, नैनो, मिली, माइक्रो, ये सारी वैल्यूज को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर नॉट जो है वो 41.3 फर्मी के ऑर्डर का आया, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये आया। एक किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैंने मेंशन किया है, ठीक है, उसके डिटेल में नहीं जाना है। जबकि नोट पॉइंट अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से कम रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर आर नॉट जो आ गया वही हमारा न्यूक्लियस रेडियस नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम ही होगा। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो एक्चुअली ऑर्डर ऑफ फर्मी होता है 10⁻⁻15 का, और ये हम लोग देख सकते हैं ये लाइक अराउंड 40 टाइम्स फर्मी का है, मतलब ये 10⁻⁻14 ऑर्डर का है। जबकि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 का होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। पहले तो इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफाइन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। पहली चीज, अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, एक चीज ध्यान में रखेंगे, ओके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ऑफ कोर्स ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो उसी के वेलोसिटी वेक्टर की बात हो रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि ये अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से दूर का कोई पॉइंट मान लो, फॉर एग्जांपल ये ले लें, तो यहाँ न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो दूरी आ रही है, इस दूरी का इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतने कॉम्प्लेक्स बात को अगर सिंपल हम कहें तो ये जो परपेंडिकुलर गैप है ना, दूरी है ना, इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। पढ़ने का जरूरत क्या है, एक्चुअली इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा वो न्यूक्लियस के साथ उतना हेड ऑन कोलिजन करेगा, और जितना इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा वो उतना न्यूक्लियस से दूर होके अनडिफ्लेक्टेड होने के चांसेस उसके उतने ज्यादा होंगे। भाई न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव कंटेन की है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव आ रहा है, तो न्यूक्लियस से अगर दूर गुजर गया तो सीधे निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, इससे और पिछला टॉपिक जो हम लोग ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा उसमें
अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो एक क्वेश्चन उस पे बहुत आता है, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ लिया इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब यहाँ से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग अपना देख लेंगे, इसको आंसर कर लेंगे। दोनों का कंपैरिजन, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच, दोनों डिफरेंट होता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे अगर लार्ज हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर काफ़ी लार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स कम होगा। क्यों कम होगा भाई? अगर ये बहुत दूर से जा रहा है तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कैसा फिर वो इंटरेक्शन है, जो भी रिपल्शन हो रहा है वो बहुत कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा उतना रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। तो पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड या डिफ्लेक्शन होगा भी तो मिनिमम डिफ्लेक्शन। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम हो जाए तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स जस्ट उल्टा बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो लार्ज डिफ्लेक्शन सफर करेगा। यानी कि डिफ्लेक्शन का जो भी क्राइटेरिया है वो इम्पैक्ट पैरामीटर की मदद से समझा जा सकता है। इसी में तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पॉइंट अगर हम लोग देखें, वो ये रहा, हेड ऑन कोलिजन का। हेड ऑन जब कोलिजन होगा इसका मतलब है कि बिल्कुल ऐसे आके भिड़ जाए। तो जब ऐसे आएगा, इस तरीके से हेड ऑन कोलाइड करेगा, तो इम्पैक्ट पैरामीटर इस केस में हमें साफ दिख रहा है कि जीरो हो जाएगा। और जब इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो वो ऐसे आएगा तो ऑब्वियसली ऐसे लौट जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जब हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला पॉइंट कर रहे थे, तो हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और हेड ऑन कोलिजन काफी इक्विवेलेंट सा है, सिमिलर सा एक आइडिया दे रहा है। स्कैटरिंग से रिलेटेड दोनों ही आइडिया दे रहे हैं, इसीलिए दोनों में डिफ्रेंशिएट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कहाँ गया? हेड ऑन कोलिजन में बी हमारा जीरो होगा और थीटा 180 डिग्री होगा, यानी कि पाथ रिवर्स हो जाएगा, पाथ रिवर्स बैक। ओके, इस केस में हेड ऑन कोलिजन में। अब एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है इम्पैक्ट पैरामीटर का, वो ये रहा। बट हाँ, हमें ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल इससे चांसेस हैं कि आ सकता है। थीटा हमारा स्कैटरिंग एंगल है, कितने एंगल पे स्कैटर कर रहा है, ऊपर भी हम लोग ने इस पर डिस्कस किया है। जेड एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज है, के हमारा काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, के अल्फा भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फाइनल फॉर्मूला ये हो गया, बी इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 हाफ एम वी स्क्वायर। जेड हमारा जो भी एटम है, ये वाला एटम जिसका न्यूक्लियस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसपे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जैसे गोल्ड था, तो उसका एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा, क्वेश्चन में जो भी जेड दिया हो। ठीक है, ये हीलियम का 2 नहीं लिख देंगे यहाँ पे, ये हीलियम से इससे कोई मतलब नहीं, ये दूसरा वाला न्यूक्लियस है जिसपे हीलियम का बम्बार्डमेंट हम लोग करा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड फाइनली हम लोग लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी देख लेते हैं। दो इसमें मेजर लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड उसको बिल्कुल एक्सप्लेन या आंसर नहीं कर पाए थे। पहला ये कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही सवाल में आ गया था, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज इन क्वेश्चन, कि भाई एटम स्टेबल ही क्यों हो पा रहा है। रदरफोर्ड की जो बात उन्होंने जितनी कही है ना, उससे तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कुछ रीजन के कारण एटम ही लग रहा है जैसे स्टेबल नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ ऑब्जर्व होती है ना, लाइक एटम से के करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती है। वो दो तरह की हो सकती है, कंटिन्यूस या डिस्क्रीट। जो ऑब्जर्व हो रही है वो डिस्क्रीट, और रदरफोर्ड के आइडिया के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए कंटिन्यूस। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, एक एक करके दोनों को एड्रेस कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों सवाल में आ रहा है, क्यों, क्या क्या रदरफोर्ड में ऐसा क्या कह दिया कि उसके चलते स्टेबिलिटी पे ही शक होने लगा। एटम उनके अकॉर्डिंग जो एटम है वो स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सी थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो वेल एस्टैब्लिश थी उस टाइम पे। उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, अगर वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले तो चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के चारों तरफ घूम रहा है वो एक चार्ज पार्टिकल है। और एक्सेलरेटेड है क्या? हाँ है। अगर वो घूम रहा है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो यस इट इज एक्सेलरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, सो इट मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये लोगों ने क्लेम किया कि भाई रदरफोर्ड इसको समझाओ, तो ऑब्वियसली वो समझा तो नहीं पाए थे। तो अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन लगातार जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एनर्जी लूज करेगा, और लूज करेगा तो वो इवेंचुअली स्पाइरल डाउन एंड कोलैप्स कर जाना चाहिए न्यूक्लियस का। ये लोगों का आर्ग्यूमेंट था, लाइक क्रिटिक्स आर्ग्यूमेंट था, लेकिन उस चीज का काउंटर नहीं कर पाए रदरफोर्ड ऑफ कोर्स। तो उनका मॉडल यहाँ पे उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये अगर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जो भी
ईएमटी लगा के ऑब्जेक्शन आया कि वो स्पाइरल होते एनर्जी लूज करते हुए वो पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट होते हुए वो स्पाइरल डाउन होकर फाइनली कोलैप्स कर जाना चाहिए और फिर एटम जिस तरह से एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी पे तो सवाल आ गया, एटम तो स्टेबल है ना, वी नो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी अभी भी कि एटम भाई स्टेबल है, तो थ्योरी में मतलब कुछ कमी है। नेक्स्ट ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन अनएक्सप्लेन, इसका क्या है कि एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन स्पाइरल हो रहा है तो लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो वो कॉन्टिन्यूसली इमिट एनर्जी, अगर वो खो रहा है तो वो एनर्जी लगातार इमिट करना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो भी मिले ऑब्जर्व हो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मगर ऑब्जर्व हो कैसा रहा था, डिस्क्रीट, इसको भी वो नहीं समझा पाए। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम थी विद द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल समझने से पहले हम लोग बोहर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि बोहर ने जो पहले तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको सर्कुलर ऑर्बिट के में घूमता हुआ अज्यूम किया। ओके, यहाँ पे जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसके रेडियस को हम आर अज्यूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस उसके रेडियस को आर मान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने डिब्रॉय की हाइपोथेसिस यूज़ की। ओके, लुई डिब्रॉय जो थे उनकी हाइपोथेसिस यूज़ की कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, जो डुअल नेचर में इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल होता ही है मगर उसके उससे एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव कैरेक्टर को यहाँ पे लेके उन्होंने अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन को फ्रेम किया था। अब उसमें जो की या इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है वो ये है कि सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। व्हाट डू मीन बाय स्टेशनरी एनर्जी स्टेट? स्टेशनरी का मतलब वो है जो रदरफोर्ड में कमी थी उसको दूर करने का भी एक अटेम्प्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, स्टेशनरी होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अजम्पशन, ये कंडीशन उन्होंने फ्रेम की। कंडीशन क्या है कि सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, स्टेशनरी मतलब नॉन रेडिएटिंग एनर्जी स्टेट, ओनली इफ द ऑर्बिट कंटेन्स एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डिब्रॉय वेवलेंथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग वेव है उसकी वेवलेंथ भी होगी लैम्डा, वो लैम्डा अगर उस ऑर्बिट में पूरी फिट बैठ जाए। अब इसके लिए मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में हम देखें तो एक वेवलेंथ पूरी फिट बैठ गई, इसी का क्रेस्ट और ट्रफ यहाँ पे है। अगर सेकेंड ऑर्बिट में देखें तो दो क्रेस्ट और दो ट्रफ है, मतलब एक दो वेवलेंथ इसमें फिट आ रही। थर्ड ऑर्बिट में तीन वेवलेंथ फिट आ रही, यानी कि फुल वेवलेंथ अगर फिट आ रही है किसी के ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस में, तो वो ऑर्बिट जो है वो एक्सेप्टेबल या परमिटेड ऑर्बिट होंगे और उन ऑर्बिट को बोहर ने स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कहा। स्टेशनरी का मतलब उसमें घूमते वक्त वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए जो कंडीशन मैथमेटिकल बनी वो ये है, सरकमफरेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे एन हमारा इंटीजर्स है। अब ये 2 पाई आर सरकमफरेंस है और एन लैम्डा यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि उस सरकमफरेंस में एक फुल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ फिट आ रही। अब हमें पता है कि जो डिब्रॉय की वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो h अपॉन एम वी होती है, जहाँ v वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, और एम मास ऑफ पार्टिकल, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है ही। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वी विल गेट दिस 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एंगुलर मोमेंटम L जो है, एंगुलर मोमेंटम L ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो देयर इज एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला mvr होता है। तो अगर हम mv को यहाँ ट्रांसफर करें, r को यहीं रोक लें और 2 पाई को डिनोमिनेटर में भेज दें तो हमको ये मिलेगा, यानी कि L इक्वल टू mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रहेगी। तो ये जो फाइनल हमें कंडीशन मिली है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एक कांस्टेंट का। कांस्टेंट कौन है? h अपॉन में 2 पाई, h भी कांस्टेंट, 2 और पाई भी कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। इसी कंडीशन को हम कहते हैं हमारी फेमस बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट को समझाया कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट का काइंड ऑफ एड्रेस कौन सा होगा, वो ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम, उस ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2 पाई का। अब बोहर का एटॉमिक
मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल में हम लोग की जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट हैं, ऑब्वियसली किसी भी मॉडल में इम्पोर्टेंट कुछ पोस्टुलेट होते हैं जो उस मॉडल के स्ट्रक्चर को पूरा बनाते हैं, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। बोहर ने रदरफोर्ड के न्यूक्लियस का जो मॉडल था वो वो कंसेप्ट उन्होंने यूज़ किया, यानी कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह घूम रहे हैं, ठीक है। और प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को भी उन्होंने यूज़ किया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी एक क्वांटम वर्ड आगे आने वाला है, ओके। क्वांटम का मीनिंग डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस ना होके फिक्स चंक्स में होना चाहिए, ओके। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का भी उन्होंने यूज़ किया, और साथ में बोहर का रदरफोर्ड का न्यूक्लियस वाला जो मॉडल था, रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो भी उन्होंने यूज़ किया। किन्होंने? यानी बोहर ने। और इन दोनों को फ्यूज़ करके उन्होंने अपना जो एटॉमिक मॉडल बनाया था उसको हम लोग प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कह सकते हैं या बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब उसके पोस्टुलेट को हम लोग देख लेते हैं। जो पहला पोस्टुलेट है वो है न्यूक्लियर कंसेप्ट, जो कि मोटा-मोटा रदरफोर्ड से ही आया है आइडिया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, अब इसका एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है जो आगे आने वाला है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, या अगर कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑब्जेक्ट कोई भी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिमांड होती है जिसको कोई ना कोई रियल फोर्स, जैसे फ्रिक्शन हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, टेंशन, एनी काइंड ऑफ फोर्स उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करे। यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किसका? बीच में रखे न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है और इर्द गिर्द घूम रहा है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन से जो फोर्स पैदा हो रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को पूरा कर रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, न्यूक्लियर कंसेप्ट। जो सेकेंड पोस्टुलेट है बोहर का वो है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन में उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी वही कंडीशन जो अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर पढ़ी है, बोहर की क्वांटम या क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट वही होंगे जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम यानी MVR हो वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का। n की वैल्यू ऑब्वियसली इंटीजर है तो 1 2 3 यही होंगी, ठीक है। ये n जो है हमारे ऑर्बिट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड एंड सो ऑन, ओके। थर्ड जो हमारा पोस्टुलेट है वो है स्टेशनरी ऑर्बिट का। वाइल रिवॉल्विंग इन परमिटेड ऑर्बिट, यानी जो ऊपर डिफाइन परमिटेड ऑर्बिट है वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो, h/2π का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। वो वाले जो ऑर्बिट हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यानी परमिटेड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, एक आइडिया प्रपोज किया कि वो इलेक्ट्रॉन जब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेंगे तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिकल फॉर्म में है ही नहीं, वो अपने एसोसिएटेड वेव फॉर्म में है, जो कि पूरी वेवलेंथ उस सर्कम्फ्रेंस में फिट बैठ रही है। उस कंप्लीट सर्कम्फ्रेंस में वो पूरी वेवलेंथ जो है वो फिट बैठ रही है, और ऐसे केस में वो बिल्कुल स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते वक्त कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, डज नॉट रेडिएट, ओके। दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, उसी को उन्होंने कहा था स्टेशनरी ऑर्बिट। एंड लास्ट जो पोस्टुलेट था वो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है न्यूमेरिकल के लिए भी। एन एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट चंक्स में, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं ये रेडिएट करेंगे, ओनली डिस्क्रीट एनर्जी। और वो भी कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम अ लोअर टू हायर ऑर्बिट, यानी कि एमिट करेगा। पहला अगर हम एमिट की बात करें तो जब हायर से लोअर में जा रहा है तो एमिट करेगा, और एब्जॉर्ब कब करेगा? जब लोअर से हायर में जा रहा है। यानी अगर दो स्टेट हम माने, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा और तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। इसी तरीके से जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसी डिस्क्रीट अमाउंट, उस फिक्स अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस है, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करेगा। इसी बात को समझने के लिए E1 और E2 दो एनर्जी हम लोग सपोज कर लेते हैं। E1 एंड E2 एनर्जी है दो परमिटेड ऑर्बिट की, फर्स्ट एंड सेकंड। And then the frequency condition then the frequency nu of the emitted or absorbed radiation is given by, जो frequency वो किस तरीके से दी जाएगी? ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा दिया जाएगा फोटोन कंसेप्ट का, कि जो h न्यू फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी जो है वो हो जाएगी E2 माइनस E1, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है, सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो वो एमिट करेगा, और जो वो एनर्जी एमिट करेगा वो h न्यू होगी। अगर यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन में h, ऐसा करके हम लोग इजिली
उसको निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिलने वाले हैं। ओके, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला है रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं। सेंटर में हम लोग मान लेते हैं कोई एक एटम लिया है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। ठीक है, Z एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, यानी Z पॉजिटिव चार्ज होंगे। ओके, आसपास घूम रहा है किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट का ही ले लेते हैं। उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, मास m है। ठीक है, और जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका रेडियस यानी न्यूक्लियस से दूरी उसको r मान लिया, और जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उस वेलोसिटी को v मान लिया। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, अगर हम यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें तो F इक्वल टू के Q1 Q2 यानी जेड ई ई अपॉन आर स्क्वायर, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, सिंपल फॉर्मूला। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू द बोहर पॉस्टुलेट जो हम लोग ने ऊपर देखा, दिस फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड करेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यही होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और उसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे इससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व किया, आर आर हमने हटा दिया, वी विल गेट दिस। यहाँ से अगर हम ट्रांसफर करके आर निकालेंगे तो हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अभी ये आर का फाइनल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे वी के रूप में आर नहीं, वी भी एक वेरिएबल है, अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो आर को वी के रूप में हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको अभी हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। अब बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को उठा लेते हैं। वहां हमें पता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता, पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो एन एच अपॉन टू पाई एम वी हो जाएगा ट्रांसफर करने पे। अब एक आर हमने निकाला यहाँ से और एक आर निकाला हमने बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन से, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। यहाँ सिंपली इक्वेट किया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ये आया इक्वेशन नंबर 1 से, एंड इक्वेशन 2 से हमारा ये आ गया। जब दोनों को इक्वेट करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी हट जाएगा, मास और मास हट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ से अगर हम ट्रांसफर करके v निकालेंगे तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आएगा। ये वेलोसिटी हम लोग अभी सेकेंड टॉपिक में देखेंगे ही, ये हमारा वेलोसिटी का एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी इसकी मदद से हम लोग फाइनली रेडियस को निकालते हैं। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल लिया किसी भी ऑर्बिट में। ध्यान हमें ये रखना है कि n जो है वो nth ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, nth ऑर्बिट को, मतलब अगर इनकी वैल्यू 1 रखा तो फर्स्ट 2 रखा, सेकंड 3 रखा, थर्ड, यानी वेलोसिटी जो हमने निकाला है अभी यहाँ तो वेलोसिटी आई है, वो हमारा n पे डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल है। अब ये वेलोसिटी जो थर्ड इक्वेशन जिसको हमने मान लिया है, इसका हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन 2 में। ये जो एन एच अपॉन टू पाई एम वी ये दिख रहा है इक्वेशन 2, यहाँ पे हम वेलोसिटी हमें दिख रही है, वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, एन एच अपॉन टू पाई एम था और वी की जगह हमने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। डालने पे हल्का से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, तो रेडियस का फाइनल फॉर्मूला हमें ये मिला। तो ये फॉर्मूला में भी अगर एग्जाम में डिराइव करने को कहे तो ऑब्वियसली कर ही लेंगे, न्यूमेरिकल के टाइम में भी इतना हार्ड नहीं है, इसको साइड में निकाला भी जा सकता है। अगर ये फॉर्मूला भूल भी गए हैं तो इसको रफली वहाँ पे कैलकुलेट करना, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, इससे भी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो याद ही रखना है, डेरिवेशन याद ही रखना है, बट एक बहुत की टेक अवे हमें यहाँ पे लेना है। जो रेडियस है बोहर के किसी भी ऑर्बिट में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड के प्रोपोर्शनल है। यानी कि एन कौन है यहाँ पे, अभी हमने मेंशन किया, अगर पहला ऑर्बिट है तो इनकी वैल्यू 1 होगी, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, और z हमारा एटम का एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के केस में तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन का केस लेके चलें या फिर एक जनरल केस भी किसी का भी एक लेके चलें, किसी भी पर्टिकुलर एटम का, और रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट जो कि यहीं से मतलब n जो है वो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 ये सारे परमिटेड ऑर्बिट्स हैं, उनका जो रेडियस है वो हम देख रहे हैं एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे अगर हम पहला रखें तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरा रखें तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तीसरा रखें 3 का स्क्वायर 9। तो जो रेडियस के रेशियोज आएंगे ना किसी एक पर्टिकुलर एटम में, जो ऑर्बिट्स हैं उनके रेडियस के रेशियोज जो हैं वो 1:4:9:16 आएंगे। इसका भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया रेडियस का, और उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से एक प्रोपोर्शनैलिटी का एक की रिलेशन याद रखेंगे जो कि न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगा। ओके।
नेक्स्ट डेरिवेशन जो है, अच्छा उस नेक्स्ट डेरिवेशन से पहले हाँ, बोहर रेडियस भी समझ लेते हैं, उसको डिफाइन भी कर लेते हैं। बोहर रेडियस को आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कुछ है नहीं, हाइड्रोजन एटम का पहला जो सबसे इनर मोस्ट फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम लोग बोहर रेडियस कहते हैं। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड द बोहर रेडियस। अब चूंकि हमने दो बात यहाँ पे फिक्स की, इनर मोस्ट कहा है तो n इक्वल टू 1 कर दिया और हाइड्रोजन बोला है तो z इक्वल टू 1 किया, और सारी वैल्यू को उठा के इस एक्सप्रेशन में हम डालेंगे और सॉल्व करेंगे। वी विल अप्रोक्सीमेटली गेट 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगेन इसको लर्न करना है, ठीक है, इसको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमने ऊपर जब रेडियस निकाल लेते तो उसी टाइम पे ये हम लोग ने निकाल लिया था, तो यही हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको हम लोग ने दोबारा लिख लिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। अब ये तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से हम देख क्या सकते हैं कि प्रोपोर्शनल किसके, अगेन ये प्रोपोर्शनल भी ध्यान रखना है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है z बाई n के, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था, n स्क्वायर बाई z के। ये सारा जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई करते हैं, c और कुछ नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है, थोड़ा सा इसको और स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, थोड़ा और सिंपलर बनाने के लिए। और साथ में हम हाइड्रोजन एटम का केस ले लेते हैं, z इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यू को जब यहाँ z इक्वल टू 1 यहाँ पे डालेंगे और c को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो नीचे c को हमने यहाँ अंदर ले लिया ब्रैकेट के और n को बाहर निकाल दिया, बाकी ऊपर वाला c यहीं पड़ा हुआ है। तो हमें मिल गया 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच, और c बाई n ये h है और ये n है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये जो पूरा ब्लू वाला पार्ट है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के ई स्क्वायर, एच सी, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको हमने अल्फा बोल दिया, और बाकी बाहर बचा c बाई एन। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और बन गया अल्फा टाइम्स c बाई एन। मजेदार बात क्या है कि ये जो अल्फा हमने माना है इसको जो ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एक बात, उसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, दूसरी बात, और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 137 होती है, ये याद रखना है। तो अगर 1 अपॉन 137 यहाँ पे डाल दें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा, v इक्वल टू c बाई 137। अगर हम ये याद रखेंगे तो इक्वेशन न्यूमेरिकल थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन 137 इंटू n। ओके, अल्फा इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी का है। हम हर फॉर्मूले में इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि वो पर्टिकुलर फॉर्मूला वेरिएबल किसके प्रोपोर्शनल है, आर किसके प्रोपोर्शनल था और वेलोसिटी z बाई n के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन तरह की एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन फिर आएगा टोटल एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक साइड में रफ सा एक छोटा सा एक डेरिवेशन ये हमने ऊपर भी किया था, उसको पहले देख लेते हैं। हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, ये बात हमने ऊपर यूज़ की थी। वहाँ से अगर मैं आर को हटा दूँ तो mv स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर दूँ तो mv स्क्वायर अपॉन में 2 जो है वो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर, और एक आर बचा और 2, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हमें मिल गया हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू। अब काइनेटिक एनर्जी जो nth ऑर्बिट की होती है वो एक्चुअली हाफ mv स्क्वायर ही होती है, तो हाफ mv स्क्वायर यहाँ से हम देख सकते हैं वो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, r हमारा रेडियस है। अब काइनेटिक एनर्जी की कोई एक सर्टेन एनर्जी जिससे वो चल रहा है, ये एनर्जी पॉजिटिव है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। एक काम और करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव होती भी नहीं है, कभी नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गई। पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो चैप्टर 2 से फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर। अब Q1 कितना है Ze प्लस, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, Q2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये एनर्जी नेगेटिव आ गई। आई कितनी, हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल अगर हम काइनेटिक एनर्जी का डबल करें तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली डबल द काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। मगर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इसकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब इसका क्या रिजल्ट है वो भी हम टोटल एनर्जी में देखते हैं। टोटल एनर्जी में क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी जो है इसको En से रिप्रेजेंट करेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल का ऑफ कोर्स सम होता है, ऊपर हमने काइनेटिक देखा था के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, पोटेंशियल ऊपर हमने देखा माइनस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r। अब ये हाफ है और ये फुल है,
लाइक ये 2 से डिवाइडेड है, तो जब हाफ में से फुल जाएगा तो हमें हाफ ही मिलेगा नेगेटिव में, हाफ में से फुल जाएगा, लाइक ये छोटा है ये बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, हमें एक नेगेटिव टोटल एनर्जी जो हमें मिली वो एनर्जी हमें नेगेटिव मिली। ठीक है, नेगेटिव का मीनिंग अभी हम बात करेंगे क्या होता है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r एक्चुअली आया, इसमें r की वैल्यू बोहर के फॉर्मूले से जो हमने निकाला है, ऊपर हमने डिराइव किया है, उसको रख देते हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ये हम लोग ऊपर फॉर्मूले से यानी यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो करेंगे तो क्या मिलेगा, आ गया, हाँ, जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट दिस, ये मिल जाएगा। ये जो एन कहाँ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ तक तो हमारा वही रहा, माइनस भी साइन वही है, आर की जगह हमने ये रख दिया, ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। तो जब ऐसा किया तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें ये मिलेगा। अब दो ही ऑप्शन है हमारे पास, अगर आर याद है और एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो ये रख के ये बड़ा वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि इस पूरे फॉर्मूले को मेमोराइज भी कर ले अगर हो पाए तो। ठीक है, वैसे इतना रिक्वायरमेंट नहीं, डेरिवेशन ही ज़्यादा इसमें पूछता है, और न्यूमेरिकल के लिए इसका सिंपलर फॉर्मूला हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले को ना भी रटें तो इतना प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ डेराइव करना आना चाहिए। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। ये एनर्जी ध्यान में रखने वाली बात है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मीनिंग है नेगेटिव रिप्रेजेंट बाउंडेड सिस्टम। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, और कोई भी सिस्टम फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, बाउंडेड होती है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। इसका मतलब है कि उतनी ही एनर्जी जितने से वो बाउंडेड है अगर उसको दे दें तो वो नेट जीरो एनर्जी पे आ जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। उससे ज़्यादा दें तो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगा और वो चलने भी लगेगा उससे दूर। यानी कि ये बंधा हुआ कोई बाउंडेड सिस्टम है, उसकी एनर्जी को हम लोग नेगेटिव से, तो एनर्जी नेगेटिव होती है, हमें ये ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी ऊपर हमने देखा था वो पॉजिटिव ही थी। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि हाँ, अगेन जैसा मैंने मेंशन ऊपर भी किया कि नोट में हमने देखा था कि v प्रोपोर्शनल टू z बाई एन है, जबकि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z है। ये बहुत काम का न्यूमेरिकल में। उसी तरीके से एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर की। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 और एच स्क्वायर सब कांस्टेंट है। जो z है वो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग है, और जो n है वो अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग है, यानी यही दोनों वेरिएबल है। तो एनर्जी जो है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वी शुड कीप इन माइंड। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे। ओके, इसी डेरिवेशन से जो भी न्यूमेरिकल है वो मेनली आता है। मेनली क्या, मोस्टली इसी से ही 99% डेरिवेशन इस चैप्टर के इन्हीं फॉर्मूलेज जो हमने डिस्कस किए हैं इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, वेदर इट इज अ केस बेस्ड एमसीक्यू और एनी अदर टाइप ऑफ थियोरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मेनली इसी से आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज है, स्पेक्ट्रल लाइन है, क्या मीनिंग होती है उसकी। नॉर्मली देखे, ये एक डायग्राम हम लोग देखते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये है हमारा सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का। सपोज करें इलेक्ट्रॉन हमारे सेकेंड ऑर्बिट में है, ठीक है। यहाँ से जब वो नीचे ऑर्बिट में आएगा, सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, ओके, तो वो इन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज करेगा, और वो एनर्जी जो है इन टर्म ऑफ फोटोन या इन टर्म ऑफ लाइट हमें मिलेगी। इट कुड बी लाइट का यहाँ पे ये सेंस नहीं कि विजिबल ही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे वो एक्चुअली मिलेगी, ठीक है, फोटोन के तौर पे मिलेगी, और वो इंफ्रारेड भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है, ठीक है। यही जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट मिल गई, यूवी मिल गई, या फिर यूवी मिली, इंफ्रा मिल गई, या फिर हमें विजिबल ही मिल गई, ओके। तो ये जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है, इन्हीं को हम लोग जब एक सीरीज के रूप में, एक पैटर्न के रूप में देखते हैं, वो एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनाता है, ठीक है। मल्टीपल लाइंस जो हमें ऑब्जर्व होती हैं वो एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनाती है। उस स्पेक्ट्रल सीरीज के करस्पॉन्डिंग क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो भी देखेंगे, और कितनी तरह की सीरीज हाइड्रोजन एटम में अब तक आपके सिलेबस में है और ऑब्जर्व की गई है उनको भी देखेंगे, ठीक है। बोहर की सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी कंडीशन को उठाते हैं, जो हमारा चौथा पॉस्टुलेट है, एच न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये रहा E2 इसकी एनर्जी और E1 इसकी एनर्जी। Z इक्वल टू 1 रख देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी ये कॉम्प्लिकेटेड वाला है जो ऊपर हम लोग ने डिराइव भी किया है,
ओके। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन स्क्वायर को हमने जान के अलग कर दिया, जेड की वैल्यू ऑलरेडी 1 रख दिया, बाकी सारा बचा हुआ पार्ट हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इस चीज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E2 के केस में N1 E2 हो जाएगा और E1 के केस में N1 हो जाएगा। E2 के केस में N2 और E1 के केस में N1, बाकी सारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। तो फॉर्मूले में जब रखेंगे तो H न्यू बराबर माइनस दिस कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट में 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये माइनस साइन का अंदर अगर हम लोग यूज कर लें और h से डिवाइड करें तो h क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का अंदर यूज करें तो 2 और 1 जो है वो 1 और 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा का एक फेमस रिलेशन यूज करते हैं और यहाँ से न्यू बार यानी वेव नंबर को डिफाइन करते हैं। न्यू बार होता है कितना, 1 अपॉन लैम्डा होता है। अब यहाँ फॉर्मूले से देखें, लैम्डा को इधर लाएं और C को इधर लाएं तो 1 बाई लैम्डा और कुछ नहीं, न्यू बाई C होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, लैम्डा यानी वेव नंबर निकालने के लिए, सॉरी 1 बाई लैम्डा उसको वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है इसको हमें बस C से डिवाइड करना होगा। तो इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, C से डिवाइड कर देंगे, वो C यहाँ पे हमें दिख रहा है, बाकी एज इट इज ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म आया है, C भी कांस्टेंट है और अदर सारे चीजें, सारे टर्म्स यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम लोग शॉर्ट में R यानी रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला हमें मिल गया, इस फॉर्मूले को हम लोग रेडबर्ग फॉर्मूला भी कहेंगे, वो हमें मिल गया न्यू बार इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 जहां पे वो फाइनली जा रहा है, N2 जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आर की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे दिया जाता है, टू बी ऑन सेफर साइड वी शुड कीप इन माइंड 1.0973 इंटू 10⁻⁷ यूनिट है इसकी मीटर इनवर्स। ओके, तो ये हमें मिल गया फॉर्मूला रेडबर्ग का। अब यही फॉर्मूले का यूज करके हमें लाइमन, बामा, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफन 5 स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन की सीरीज मिलेगी। एक एक करके उसको देखते हैं। जो लाइमन सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी अदर स्टेट से 2, 3, 4, 5, 6 से n इक्वल टू 1 में, ठीक है। तो वी गेट अ स्पेक्ट्रल लाइन कॉल्ड लाइमन सीरीज। अब इसका हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम जब देखेंगे तो उसमें ये और क्लियर होगा। मान लेते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो यहाँ से इसमें आए, यहाँ से इसमें आए, या और ऊपर कहीं से भी अगर फर्स्ट स्टेट में आ रहा है तो हम उसको कहेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज में जो फोटोन निकलता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज की होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगी। यही फॉर्मूले में हमें क्या करना है, N1 की जगह पे 1 डालना है और N2 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है पूरा। बामा सीरीज में हमें क्या करना है, बामा सीरीज में सब कुछ सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन जंप करे किसी भी स्टेट 3, 4, 5 से N1 इक्वल टू 2 में, यहाँ 1 कुछ कहीं भी नहीं रहेगा, तो 2 स्टेट में आए, यानी कि N इक्वल टू 2 में आए, बाकी आए जहाँ से 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, किसी से भी आए, ये विजिबल रीजन के लाइट निकलती है यहाँ पे। ये हो गई बामा सीरीज। पास्चन सीरीज में हम लोग बस एक एक बढ़ाते जाएंगे, N2 हमारा 4 हो जाएगा, 5, 6, 7 कोई भी, N1 हमारा 3 हो जाएगा, ये पहले 2 था अब 3 हो गया। अब जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो हमें सीरीज पूरी मिलेगी, एक सेट ऑफ लाइन मिलेगी, कई सारी लाइंस का एक समूह कलेक्शन मिलेगा, वो हमारा पास्चन सीरीज होगी, ठीक है। जब भी हम सीरीज कह रहे हैं, सीरीज वर्ड यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज एक नहीं मिलेगी, 4 से आएगा 3 में, 5 से आएगा 3 में, 6 से आएगा 3 में, तो वी विल गेट मल्टीपल बंडल्स ऑफ लाइन्स, वी कॉल्ड इट सीरीज। ओके, तो अगर किसी अदर से 4, 5, 6 से 3 में आया, वी गेट पास्चन सीरीज, ये एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन की होती है। ओके, ब्रैकेट वाली हमारी 5, 6, 7 में से 4 में आएगी, ओके, इसको ब्रैकेट कहेंगे, ब्रैकेट सीरीज, और ये भी हमारी इंफ्रारेड होती है। पी फंड में एक और हम लोग बढ़ा देंगे, यानी 6, 7, 8 से N1 इक्वल टू 5 में है, ये भी इंफ्रारेड की होती है। तो हमें पता क्या चला, लाइमन जो है, और लाइमन, बामर और पास्चन, ये तीनों ऑलरेडी नोन थी, ठीक है। लाइमन, बामा और पास्चन तीनों ही एक्चुअली ऑलरेडी नोन थे। ऑलरेडी नोन मतलब जब बोहर ने ये मॉडल दिया तो उसके पहले ही इनको डिटेक्ट कर लिया गया था। बोहर के मॉडल ने इन लाइमन, बामा और पास्चन सीरीज का वेल एक्सप्लेनेशन दे दिया था, ठीक है।
लेकिन यहीं तक ये बात नहीं थी। एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, 2 नई सीरीज़ को प्रेडिक्ट किया जो बोहर की थ्योरी आने के बाद में खोजी गई। मतलब उन्होंने पहले ही बोहर ने प्रेडिक्ट कर दिया था अपनी थ्योरी से कि जाओ ढूँढो, यू विल गेट अ ब्रैकेट सीरीज़, अ पी-फंड सीरीज़। ऑफ़ कोर्स ब्रैकेट और पी-फंड नाम उन्होंने नहीं दिया था। वो तो जिन्होंने डिस्कवर किया उनके नाम पे ये चीज़ पड़ी थी। तो ब्रैकेट और पी-फंड जो सीरीज़ थे वो एक्चुअली बोहर के मॉडल के बाद आई। बोहर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। लाइमन, बामा और पास्चन पहले से ही आ चुकी थी, तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। ऑलरेडी नोन जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको एक्सप्लेन भी कर दिया और 2 नई को प्रेडिक्ट भी कर दिया था। अब हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये होता क्या है, पहले इसको डिफाइन कर लेंगे। डायग्राम इन विच एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑफ कोर्स इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे, ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम सुटेबल स्केल। पहले इसको एक नज़र देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक एनर्जी है, दूसरी एनर्जी, तीसरी, चौथी, तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। और जो चीज़ हमें दिख रही है एक प्रॉपर स्केलिंग के साथ, स्केलिंग मतलब एनर्जी की स्केलिंग यहाँ पे बनी हुई है, इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। ओके, अब इसका कैसे ये बना है, कैसे सब कुछ है, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी था। मैंने कहा था कि ये एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए। इसको याद डायरेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, मगर इसका सिंपलर फॉर्म हमें याद रखना है। इसमें बहुत सारे कांस्टेंट हैं, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 और एच स्क्वायर। इतने कांस्टेंट की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट 13.6। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ए इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर, एन हमारा ऑर्बिट का नंबर। ये पूरा जो सोल्यूशन होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो हमें याद रखना है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिंपलर अगर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद इसको रखना है। लेकिन अगर और ही सिंपलर फॉर्म में करें, हाइड्रोजन एटम में Z1 होता है तो Z भी हट जाएगा। वी विल गेट माइनस 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन ये भी न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेगा, मगर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये हीलियम पे भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकें, ऊपर वाला। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखने लगे, एन की वैल्यू 1 रखें, वी विल गेट फर्स्ट एनर्जी स्टेट, जिसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, वो होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 रखेंगे, वी विल गेट सेकेंड स्टेट, वो होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड होगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके हमें सारे स्टेट मिलेंगे, उन्हीं को हम लोग प्लॉट करेंगे एक कोई सर्टेन स्केल लेके। ऑफकोर्स मैंने कोई स्केल लेके नहीं प्लॉट किया है, ना आपको प्लॉट करना है स्केल लेके, एक रफ आइडिया लेके हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। सर्टेन फिक्स्ड पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली देख सकते हैं कि ये एक फिक्स एनर्जी है, ये एक फिक्स एनर्जी, ये एक फिक्स इलेक्ट्रॉन या तो ये एनर्जी रखेगा या ये, मतलब एनर्जी जो है इसकी क्वांटाइज्ड है। और यहाँ से कंसेप्ट आया एनर्जी क्वांटाइजेशन का। एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती, जैसे फूड इज नॉट क्वांटाइज। आप खाना चाहो तो यू कैन हैव 1 बिस्किट, हाफ बिस्किट, क्वार्टर बिस्किट। इन इलेक्ट्रॉन के पास ये एक तरीके से फ्रीडम नहीं है जब वो एक एटम के अंदर है। वो या तो यही एनर्जी रखेगा या यही एनर्जी रखेगा या यही, या इस तरीके कोई इनके बीच की एनर्जीज को वो नहीं अपने पास रख सकता। वो परमिटेड एनर्जी है और वो परमिटेड ऑर्बिट नहीं है। तो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइजेशन। ओके, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जो पहला वाला स्टेट जिसको पहला वाला जो एनर्जी स्टेट है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट कहते हैं, एक बात। और जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे स्टेट है, ये सभी एक्साइटेड स्टेट है। इसमें भी ध्यान में रखना है, पहला वाला ग्राउंड हो गया, E2 को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, E3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, E4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब डायग्राम को जरा सा, डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारे सामने। यहाँ पे एनर्जी बनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो नेगेटिव कम होता जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एक बात। ये है N1, इसकी एनर्जी माइनस 13.6, N2 इसी तरीके से माइनस 3.4 एंड सो ऑन, सारे प्लॉट हैं अप टू N इन्फिनिटी, जिसकी एनर्जी जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एनर्जी उसकी जीरो, यानी कि अब वो बाउंडेड नहीं रहा, नेगेटिव एनर्जी उसकी नहीं रही। हम देख सकते हैं ये सारी एनर्जी नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन सभी में बाउंडेड है। अब लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें, जिसमें यूवी लाइट निकलती, वो कब निकलेगी? हमने बताया था n इक्वल टू 2 से आए,
फर्स्ट में, या 3 से आए फर्स्ट में, या 4 से आए फर्स्ट में, या 5 से आए फर्स्ट में। तो जब आएगा तो अब जैसे 2 से आ रहा है तो ये जो एनर्जी गैप है ना, इतनी गैप के बराबर वो फोटोन यानी एच न्यू को इमिट करेगा। तो यानी कि -3.4 माइनस 13.6, ये डिफरेंस जो है एक्चुअली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को वो इमिट करेगा। उसको जो उसके करस्पॉन्डिंग जब चेक करेंगे पता चलेगा ये यूवी रेंज में आता है। इसी तरीके से अगर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये सारे जो भी फोटॉन्स के पूरा एक कलेक्शन मिल रहा है, ये एक सीरीज तैयार हो रहा है, इसको लाइमन सीरीज कहेंगे। तो कहीं से भी n इक्वल टू 1 में आए लाइमन, कहीं से भी n इक्वल टू 2 में आए बामा, 3 में आए पास्चन, 4 में आए ब्रैकेट, फिफ्थ में आए तो पीफंड। इस तरीके से ये हमारा हो गया हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे हम लोग खूबियाँ तो बहुत देख लिया, कुछ लिमिटेशन बोहर मॉडल की देख लेते हैं। पहला ये कि ये ओनली एप्लीकेबल है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के। हमने जैसा ऊपर बात किया, हीलियम पे भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो तब जब वो हीलियम पॉजिटिव के फॉर्म हो, हीलियम प्लस के फॉर्म में। जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा हाइड्रोजन में होता है। तो ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम पे अप्लाई होता है, अदर एटम पे नहीं अप्लाई होता। कि पूरे पीरियोडिक टेबल में उठा के मॉडल लगा दे, नो, इट विल नॉट वर्क। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ऑफ कोर्स ये लिमिटेशन ही हो गया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल लाइन। एक्चुअली जो स्पेक्ट्रल लाइन हम ऊपर देख रहे हैं, जब इसको हम लोग ने और डिटेल में हायर इंस्ट्रूमेंट से स्टडी किया, पता चला ये एक सिंगल लाइन नहीं है, देयर आर मल्टीपल लाइन विद इन दैट लाइन। तो उसको कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रल लाइन। इस फाइन स्पेक्ट्रल लाइन को भी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देन डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी। भाई ये तो ठीक है कि बामा मिलेगी, पास्टन विजिबल, ये सब का एक आइडिया लग गया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि जो लाइंस मिलेंगी वो रिलेटिवली कितनी उनकी इंटेंसिटी, उसका क्वालिटेटिव क्या डेटा होगा। तो रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कौन कितना ज़्यादा इंटेंस है, लाइट की क्या इंटेंसिटी है। ओके, नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जीमान, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो जीमान और स्टार्क इफेक्ट को भी ये नहीं समझा पाया। एक्चुअली ये स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इस एटम को डालते हैं, ये लाइन और ज्यादा फर्दर स्प्लिट होती है। उस स्प्लिटिंग को भी हमारे बोहर की थ्योरी नहीं समझा पाई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट 5 नहीं 4 वो हैं लिमिटेशंस हैं बोहर मॉडल के, जो हमें ध्यान में रखना है। और अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट हो गया n इक्वल टू 1। अब यहां से चाहे 2 में जाए, चाहे 3 में जाए, चाहे 4 में जाए। अब 2 में जा रहा है तो ये हमारा पहला एक्साइटेशन, हम इसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब 1 से 2 में जाना। तो एक्साइटेशन का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट से किसी में भी जाना। ग्राउंड स्टेट मस्ट है, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे मस्ट है। तो ग्राउंड स्टेट से अगर सेकंड में जा रहा है, हम इसको कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1 करके। तो E2 माइनस E1, E2 हमें पता है -3.4 है, ऊपर देखा था। E1 है -13.6, तो गैप आया 10.2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम में वो हमें मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में पड़े, फर्स्ट ऑर्बिट में पड़े इलेक्ट्रॉन को दे दें, तो वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी है E3 माइनस E1, वो हमारी आएगी 12.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो 1 से 3 में जाने पे आएगी। तो 1 फिक्स है, वहां से 2 में जाए, 3 में जाए, 2 में गया तो फर्स्ट एक्साइटेशन, 3 में गया तो सेकेंड एक्साइटेशन। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी जो भी हम लोग मेंशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इस चैप्टर में करेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एटम, यानी पूरी तरीके से बाहर निकाल देना। इसका मतलब है, डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ से किसी भी ऑर्बिट में पड़ा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा, यहाँ से सीधा उसको नॉक ऑफ कर दो, इस जगह पहुंचा दो, लाइक एनर्जी उसकी जीरो कर दो, एटम से बाहर निकाल दो। तो ये कैसे डिफाइन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो वो हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E1। E इन्फिनिटी हमने जैसा मेंशन किया 0 होगा, मतलब बाहर निकल गया, कोई एनर्जी नहीं, वो सिस्टम ऑफ बाउंडेड नहीं, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, 0 एनर्जी हो गई इसकी। तो ये हो गया 0 माइनस 13.6 यानी प्लस 13.6। मेक सेंस? नेगेटिव -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो बाउंडेड है, उतनी ही प्लस अगर दे दें तो वो अनबाउंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, विच वाज द फाइनल
टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एटम। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ये हमारा जो चैप्टर एटम है, ये पूरा एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था विथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। If you like this video, don't forget to subscribe, like, share. I'll really appreciate. Thank you.